हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डे 12 डिस्कशन। डे 12 में कुछ भी डिस्कस करने से पहले एज यूजुअल हम लोग डे 11 में क्या क्या डिस्कस किया है हम लोग वो कवर करने वाले हैं। तो डे 11 में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था मेटा आर्गुमेंट। और मेटा आर्गुमेंट्स के कितने टाइप होते हैं? पहला हमने डिस्कस किया था क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय, दूसरा प्रिवेंट डिस्ट्रॉय और तीसरा इग्नोर चेंजेस। ओके, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि मेटा आर्गुमेंट की जरूरत क्यों होती है। जो हमारा टेराफॉर्म का लाइफ साइकिल होता है, वी आर नॉट हैप्पी विद द टेराफॉर्म लाइफ साइकिल। ओके, मतलब हम लोग चाहते हैं कुछ उसको चेंजेस करना अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया था, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय। मतलब जब भी हम लोग रिक्रिएट करते हैं तो पहले डिलीट होता है और फिर उसके बाद रिसोर्स को क्रिएट होता है। बट हम क्या चाहते हैं, पहले रिसोर्स क्रिएट हो उसके बाद हमारा रिसोर्स डिलीट हो। तो वो चीज़ हम लोग किससे अचीव कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय से। दूसरा तो क्या था हमारे पास, प्रिवेंट डिस्ट्रॉय। मान लो आपने क्या किया, आपने टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन किया तो क्या हो गया, एज यूजुअल आपके जितने भी रिसोर्स ब्लॉक हैं वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। कहाँ से? आपके पोर्टल से। आप ये चाहते हो कि कुछ रिसोर्स ब्लॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको अगर आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय इनिशिएट करते हो तब भी वो डिलीट नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, प्रिवेंट डिस्ट्रॉय। और तीसरा क्या है, इग्नोर चेंजेस। इग्नोर चेंजेस में हमने क्या डिस्कस किया था कि जैसे कि हमने डिस्कस किया है ये टॉपिक डिजायर्ड स्टेट करंट स्टेट। डिजायर्ड स्टेट में कोई भी चेंजेस होगा तो करंट स्टेट में वो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर करंट स्टेट में अगर आपने कोई भी मैनुअल चेंजेस किए हैं तो अगर आप उसको टेराफॉर्म प्लान या टेराफॉर्म अप्लाई लिखते हो तो क्या आता है, डिजायर्ड स्टेट इज नॉट इक्वल टू द करंट स्टेट। तो फिर हम ये चाहते थे कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था टैक्स का या हमारे एसीआर के एडमिन पासवर्ड का, हम लोग ये चाहते थे कि अगर उसको मैनुअली अगर कोई चेंजेस भी कर दे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करे। उस चीज के लिए हमने क्या यूज किया था, उस चीज के लिए हमने इग्नोर चेंजेस किया था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डे 12 का डिस्कशन करते हैं। तो डे 12 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एज यूजुअल मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा और फिर वहां से सॉल्यूशन लेके जाऊंगा। मैं पहले अगर टॉपिक बताता हूँ तो फिर वो इट इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि ऐसा हुआ कि मैंने आपको टॉपिक पूरा बताया फिर उसका एक प्रैक्टिकल किया। अभी के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और फिर जानेंगे कि वो टॉपिक जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कैसे हेल्पफुल है और फिर उसका लैब करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हमें क्या करना है, हमें एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपको पता ही होगा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हमारे सबनेट लेवल पे यूज़ होता है या हमारे वर्चुअल मशीन के निक लेवल पे, इनबाउंड एंड द आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ ऑल फाइल। मैं यहाँ पर एक डे 12 का आपको फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर में मैं लिखता हूँ NSG नॉर्मल। ओके, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा एज यूजुअल providers.tf और दूसरा एक फाइल बना देता हूँ मैं nsg.tf। ठीक है, तो अभी अगर आप मुझसे पूछोगे कि हम लोग कैसे करने वाले हैं तो आप बेसिकली वही करोगे, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, वहां पर चीज़ों को एनएसडी को सर्च करोगे और फिर वहां से आप डेटा को फेच करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रोवाइडर्स ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं। ओके, और फिर मेन डॉट टीएफ में आते हैं। मेन डॉट टीएफ में हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एनएसजी को। अब जैसा कि मैंने बोला था आपको, एनएसजी क्या होता है, एनएसजी में आपके मल्टीपल सिक्योरिटी रूल्स लगते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3, 4, 5 सिक्योरिटी रूल इंप्लीमेंट करके रखे। जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि यहाँ पर हम लोग रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एनएसजी बना रहे हैं। और इस एनएसजी के अंदर मैंने कितने रूल बनाए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। ओके, अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि ये रिसोर्स ग्रुप क्या है, ये एनएसजी क्या है, तो आप बेसिकली कोई एज़्योर के वीडियो गो थ्रू करो, वहाँ आपको ये चीज़ सारी चीज़ें डिटेल डिस्कशन होगी। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, मैंने ओवरव्यू में जैसा बताया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपके सबनेट लेवल पे लगता है
या निक लेवल पे लगता है? किस चीज के लिए लगता है? इनबाउंड या आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि टेराफॉर्म के रिगार्डिंग, तो आज हम लोग डे 12 क्लास में, आप हमारे पुराने वीडियोस को देखो, डे 1 टू डे 11, जो भी चीजें हैं वो हमने डिटेल डिस्कशन की है। हम लोग एजर आरएम प्रोवाइडर कैसे मेंशन करते हैं, हमें रिसोर्स ब्लॉक कहाँ से मिलता है, और उसमें मैंडेटरी आर्गुमेंट्स क्या हैं, ऑप्शनल आर्गुमेंट्स क्या हैं, हमने ऑलरेडी सब डिस्कस कर रखा है। अभी इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं आपको सारी चीजें जाऊं यहाँ पर ये कॉपी करूं, और ये वीडियो आई थिंक राइट नाउ आई एम टारगेटिंग टू कंप्लीट इन एन आवर, बट वो फिर 2 आवर्स का वीडियो बनेगा, और टू वेरी ऑनेस्ट 2 आवर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो चीजें मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि जिसने मेरा वीडियो डे 1 से डे 11 में फॉलो किया उसको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि मैं सारी चीजें फिर से जाऊं पोर्टल पे और कॉपी करूं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसा कि मैंने बोला, ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा। अब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप तो क्रिएट करेगा, अब चलिए उसको क्रिएट भी कर देते हैं हम लोग। मैंने कॉपी पाथ किया, मैं सीडी पाथ पे जाता हूँ, उस पाथ पे। ओके, CLS टेराफॉर्म इनिट एज यूजुअल, हम लोग टेराफॉर्म इनिट करेंगे। ठीक, अब मैं टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो। ओके, तो अभी एक टू टू ऐड है। टू टू क्यों ऐड है? एक हमारे रिसोर्स ब्लॉक के लिए और दूसरा हमारे NSG के लिए, और जीरो टू चेंज एंड जीरो टू डिस्ट्रॉय। इवेंचुअली होगा क्या, इससे हमारे पोर्टल पे वो NSG ग्रुप बन जाएगा। लेट मी लॉग इन। तो बेसिकली हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सर्च करते हैं। फाइनली यहाँ टू टू एडेड है। नाम क्या है? विदाउट डायनेमिक हाइफन ब्लॉक हाइफन RG। मेरे पोर्टल पे मैं रिफ्रेश करता हूँ टॉप से, ये देखिए ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बन गया। बेसिकली हमारा इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों मेंशन है। ओवरऑल हमारे 5 रूल बनाए थे हमने, 4 इनबाउंड के, एक आउटबाउंड का। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारे रियल टाइम सिनारियो में हम लोग एक रूल नहीं बनाने वाले हैं, हम लोग बहुत सारे मल्टीपल रूल्स बनाने वाले हैं। मतलब हो सकता है इन रियल टाइम सिनारियो यू विल सी NSG के इनबाउंड रूल इज अराउंड 10, आउटबाउंड रूल इज अराउंड 8। ओके, ओवरऑल कितने रूल हो गए हमारे पास? 18 रूल्स हो गए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जैसे हमने अभी मेंशन किया सिक्योरिटी रूल सिक्योरिटी रूल सिक्योरिटी रूल इनटू 18 टाइम्स, ये एक ऑप्शन है करने का। मतलब ये एक ऑप्शन ये है कि आप 18 टाइम्स सिक्योरिटी रूल को मेंशन करो। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? आपने ही बोला था कि वो जो लूप है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन कौन से लूप हमने डिस्कस किए हैं? फॉर अंडर स्कोर ईच, और दूसरा क्या डिस्कस किया है? काउंट। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जब हमने रिसोर्स क्रिएट किया है तो हमारे पास दो ही रिसोर्स क्रिएट हो रहे हैं। मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमें लूप क्रिएट करना है। अगर हम लोग यहाँ पर फॉर ईच या काउंट करते हैं तो ये क्या करेगा? 18 टाइम्स हमारा NSG बना देगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको इसको मैं क्लीन करता हूँ। सॉरी, हाँ इसको मैं क्लीन करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, इसमें इनबाउंड रूल होते हैं, इसमें आउटबाउंड रूल्स होते हैं। ओवरऑल हमें कितने 18 रूल्स क्रिएट करने हैं। मतलब कितने रूल्स क्रिएट करने हैं? हमें 18 रूल्स क्रिएट करने हैं। तो हमने लूप के बारे में डिस्कस किया है। अब आप लूप अगर इस पे लगाओगे तो मैं क्या कह रहा था कि ये 18 टाइम हमारा रिसोर्स ब्लॉक चलेगा। मतलब ओवरऑल ये 18 बार हमारा लूप चलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एक NSG चाहिए, 1 NSG, और उसके अंदर हमारे पास ओवरऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड क्या बच्चे कि 10 हमारे इनबाउंड्स के होंगे, 8 हमारे आउटबाउंड्स के होंगे। हमारे पास ओवरऑल 18 रूल्स होंगे, हमें ये इंप्लीमेंट करना है। उसको अचीव करने के लिए हमने जो भी अभी डिस्कस किया है वो लूप का फंडा,
वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड क्या कहोगे, वो मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। लूप इस क्या करने जाएगा, आपके रिसोर्स ब्लॉक में इसको मल्टीपल टाइम रन करेगा। बट हम लोग अभी क्या चाहते हैं, हम लोग एनएसजी तो एक ही चाहते हैं, बट उसके अंदर हमारे जो सिक्योरिटी रूल बन रहे हैं उस पे हम लोग लूप लगाना चाहते हैं। एक तो ऑप्शन ये था कि जो हमने मैनुअली क्रिएट कर लिया, बट रियल टाइम में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। उसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास डायनामिक ब्लॉक का। डायनामिक ब्लॉक का मतलब ये होता है कि आपका एक रिसोर्स ब्लॉक है, उस रिसोर्स ब्लॉक के अंदर आपको मल्टीपल टाइम आपको लूप क्रिएट करना हो तो आप डायनेमिक ब्लॉक को यूज करते हो। आई एम रिपीटिंग, आपका एक रिसोर्स ब्लॉक है, उस रिसोर्स ब्लॉक के अंदर एक रिसोर्स ब्लॉक होगा और उसके अंदर आपको मल्टीपल टाइम लूप क्रिएट करना है, मतलब मल्टीपल टाइम आपको रिसोर्सेज क्रिएट करने इनसाइड अ सिंगल रिसोर्स ब्लॉक, तो आप डायनेमिक ब्लॉक को यूज करते हो। और इसका जनरली हम लोग एनएसजी में यूज कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे होते हैं। डेटा इंजीनियरिंग के आप प्रोजेक्ट में जाओगे तो डेटा ब्रेक्स वगैरह ये सब में भी यूज होता है उसको, और या डेटाबेस बनाते हो आप उसमें भी यूज होता है। लॉजिक यही है, एक रिसोर्स ब्लॉक के अंदर अगर आपको मल्टीपल, आई वुड से मल्टीपल टाइम्स, अगर आपको रिसोर्सेज को क्रिएट करना है, जैसे हमें यहाँ सिक्योरिटी रूल को क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डायनामिक ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब इस सेम चीज को हम लोग डायनामिक ब्लॉक से क्रिएट करने के लिए मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ, डायनामिक हाइफन ब्लॉक। ठीक, एज यूजल मैं इसमें एक प्रोवाइडर्स ब्लॉक मेंशन कर देता हूँ, और दूसरा हमारे मेंशन कर देता हूँ मेन डॉट टी एफ या एनएसजी.tf आप मेंशन कर सकते हो, या आप ये भी मेंशन करते हो विद डायनामिक ब्लॉक समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मैं प्रोवाइडर्स ब्लॉक के अंदर प्रोवाइडर्स का कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रहा हूँ। अब मेन ब्लॉक के अंदर मैं क्या मेंशन करूंगा, मैं मेंशन करूंगा मैं मेंशन करूंगा डायनेमिक ब्लॉक को। अब तो डायनेमिक ब्लॉक क्या हुआ, अब डायनेमिक ब्लॉक जो होगा वो ऐसा होगा, दिख रहा है आपको। एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, इसके नीचे ही अपडेट कर देता हूँ ताकि फिर वो दिक्कत नहीं हो समझाने में मुझे। ठीक, चलिए, अभी हुआ क्या है, अभी हमने अभी मैं साइड में इसे भी ओपन कर देता हूँ ताकि क्विक कंपैरिजन हो जाए। हाँ, अभी हमने किया क्या है, ये रिसोर्स ब्लॉक, ये रिसोर्स ब्लॉक दोनों बराबर है। दूसरा एनएसजी का भी ब्लॉक जो हमारा है ये भी बराबर है, रिसोर्स ब्लॉक भी हमारा बराबर है, मतलब सेम काम कर रहे हैं हम लोग। बट यहाँ पर जो हमने ये सिक्योरिटी रूल को 5 टाइम्स मेंशन किया है, यहाँ पर हम क्या किया, हमने एक ही बार मेंशन किया, और उसको सिक्योरिटी रूल के आगे हमने क्या लिख दिया, डायनामिक। ओके, और डायनेमिक लिखा है हमने, फिर हमने क्या लिखा है, फॉर अंडरस्कोर ईच लूप लगाया वेर डॉट सिक्योरिटी रूल्स। ओके, और यहाँ पर डायनेमिक के बाद कंटेंट आता है, ये इसका सिंटैक्स है, और कंटेंट के अंदर हमें सब कुछ मेंशन करना होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, हमने यहाँ पर एक ही बार ये सिक्योरिटी रूल मेंशन किया है, जो कि हम यहाँ पर 5 बार कर रहे थे। और यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है, सिक्योरिटी रूल के आगे डायनेमिक मेंशन किया है, मतलब हमारा ये रिसोर्स जो होगा एनएसजी वो एक ही बार बनेगा, बट इसके अंदर ये मल्टीपल टाइम रन होगा। और मल्टीपल टाइम रन होने के लिए क्या यूज करना होता है हमें, डायनेमिक। और फिर हमने फॉर अंडरस्कोर ईच मेंशन किया है, और var डॉट सिक्योरिटी रूल्स का एक वेरिएबल बनाया है, उस पर हम लोग चलते हैं अभी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया, कंटेंट। कंटेंट इसका सिंटैक्स होता है जो हमें मेंशन करना पड़ता है, मतलब आप जब भी डायनामिक ब्लॉक बनाओगे तो आपको कंटेंट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने कंटेंट के अंदर सारे वैल्यूज को पास किया है, जैसे नेम, प्रायोरिटी, डायरेक्शन, एक्सेस, प्रोटोकॉल, मतलब सारी चीजें हैं हमने यहाँ पास किया है। और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है सिक्योरिटी अंडरस्कोर रूल्स का, और यहाँ पर टाइप किया है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल है वो एक लिस्ट होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे नेम है, नेम स्ट्रिंग होगा, लेकिन प्रायोरिटी हमारा नंबर है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स होंगे। और जब भी आप
लिस्ट के अंदर या मतलब आप ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्रिएट करते हो तो आपको हर जो भी आप आर्गुमेंट मेंशन कर रहे हैं उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हम लोग यहाँ सिर्फ लिस्ट ही मेंशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रायोरिटी नंबर है और बचे बाकी क्या है, स्ट्रिंग है। इसलिए हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मेंशन किया। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे आर्गुमेंट्स हैं उन सब का अलग डेटा टाइप होगा। आप ये कह सकते हो कि जब आपने ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया है तो जो भी आप आर्गुमेंट मेंशन कर रहे हैं उन सब का आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक लिस्ट बनेगा और उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे और वो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आपका आर्गुमेंट होगा और आपने यहाँ पर उसका डेटा टाइप मेंशन कर रखा है। तो मैंने डिफ़ॉल्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ मेंशन किया। आप देखो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये क्या है हमारे पास लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर रखे हैं, नेम टेस्ट 1 2 3। यहाँ पर इसका वैल्यू दे रखा है हमने। फिर दूसरे का ये है, ठीक। फिर ऐसे ही तीसरे का है, फिर चौथे का है और फिर पांचवे का है। तो उससे फायदा ये हुआ है, अगर आप मुझसे पूछो कि इससे मुझे क्या फायदा हुआ है, इससे मुझे फायदा ये हुआ है कि जो फॉर ईच का जो फंडा होता है कि यहाँ पर अभी मैं 5 रूल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 5 अपने वैल्यू पास कर रहा हूँ। कल होकर मुझे 50 रूल बनाने होंगे तो मैं 50 की वैल्यू को पास करूंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि हमें ये 5 बार लिखना पड़ेगा, कल होकर 50 बार नहीं। हमने डायनेमिक ब्लॉक मेंशन किया है, तो हम लोग उसको एज पर द आर्गुमेंट जितनी बार मेंशन करेंगे हम लोग उतनी बार ये लूप चलेगा। ओके। अभी मैं इसको पाथ को कॉपी करता हूँ। लेट मी कॉपी द पाथ अगेन, cd terraform init terraform is one typo, terraform apply hyphen auto hyphen approve। ओके। तो करना कुछ भी नहीं होता है, मतलब इवेंचुअली जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है वो आपका सेम ही रहेगा। मतलब पॉइंट ए आपका क्या है, आपको एनएसजी क्रिएट करना है। पॉइंट बी क्या है, आपको एनएसजी पोर्टल में दिखना है। बट ये जो प्रोसेस है यहाँ पर वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। वो चेंज क्यों कर रहे हैं, हमने डिस्कस कर लिया। पहले हमने मैनुअल प्रोसेस से देखा। मैनुअल प्रोसेस इन द सेंस कि हमने एनएसजी बनाया और उसमें मल्टीपल सिक्योरिटी रूल का ब्लॉक मेंशन किया। दूसरे में हमने क्या मेंशन किया है, दूसरे में हमने कुछ नहीं किया, ये एनएसजी है। और इस एनएसजी के अंदर हमने डायनेमिक ब्लॉक यूज किया है। डायनेमिक ब्लॉक हम लोग जब भी यूज करते हैं तो हमें डायनेमिक कीवर्ड लिखना होता है और जो वैल्यूज होते हैं वो कंटेंट के अंदर आते हैं और हमें एक लूप रन होता है उसके अंदर फॉर अंडरस्कोर ईच लूप। और फिर वो अपना जो वैल्यू आप मेंशन करोगे वो होगा। दूसरा एक डाउट जो होता है बिगनर लेवल में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या है, 9 वैल्यूज मेंशन किए, तो 9 के 9 को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या डायनामिक के थ्रू। इसका आंसर है नहीं। आप चाहो तो बस एक ही वैल्यू को आप डायनामिक के अंदर मेंशन कर सकते हो, बाकी वैल्यू को आप हार्ड कोडेड कर सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि जो मेरा ये डायरेक्शन है मैं इनबाउंड ही मेंशन कर दूंगा, बाकी सबको मैं मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो वेरिएबल का जो वैल्यू मेंशन किया है मैंने, सिक्योरिटी अंडरस्कोर रूल, वो हमारे डायनेमिक ब्लॉक का है। डॉट वैल्यू, ठीक है, और डॉट नेम, यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मेरा डायनेमिक ब्लॉक का ये नेम है और ये तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ब्लॉक मेंशन करना होता है तो आपने इसको डायनेमिक बना दिया। कंटेंट में आप सारी चीज़ों को मेंशन करोगे, वैसे ही जो चीज़ आपको हार्ड कोडेड नहीं करनी है आप नॉर्मल उसको लिख दो। जैसे मैंने इसका डायरेक्शन इन बाउंड मेंशन किया था वैसे आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने क्या मेंशन की, कंटेंट के अंदर ये सिक्योरिटी अंडरस्कोर रूल क्या है, ये हमारे डायनेमिक ब्लॉक का नाम ही यहाँ पे आता है। ठीक, डॉट वैल्यू और यहाँ पर जो भी आपका वेरिएबल आपने क्रिएट कर रखा है वो होगा। और ये फॉर ईच का ही फंडा यूज करता है, तो मैं ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। इट डज नॉट मेक एनी सेंस क्योंकि फॉर ईच के टाइम में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्कशन इसका ऑलरेडी कर रखा है। बट इन जनरल ये हमारे एनएसजी में यूज हो सकता है
उसके अलावा और भी होते हैं, डेटा इंजीनियरिंग या डेटाबेस के आप काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको डेटाबेस का नाम बोला था, उसमें यूज होता है मल्टीपल क्लस्टर बनाने के टाइम में। या मैं ये कह सकता हूँ कि आपके डेटाबेस में भी इसका यूज होता है। तो इन इंटरव्यू समन आस्क यू लाइक एनएसजी आपने यूज किया है, तो आप एनएसजी का, सॉरी, अगर आपसे कोई बोले कि आपने डायनेमिक ब्लॉक का यूज किया है, देन यू आर गुड टू मेंशन कि हाँ मैंने एनएसजी में यूज इसका किया हुआ है। ठीक, चलिए, इसी के साथ हमारा डायनेमिक ब्लॉक का डिस्कशन खत्म होता है। अब दूसरा टॉपिक हमें क्या डिस्कस करना है? दूसरा टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो ये है इंपोर्ट के बारे में। अब आप बोलोगे कि इंपोर्ट क्या होता है? इसका सॉल्यूशन मैं ये देता हूँ आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। ठीक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको एक स्टोरेज अकाउंट बनाना है, बट उसका रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, अब क्या करोगे? तो आप यही बोलोगे यार मैं तो डेटा ब्लॉक यूज कर लूंगा। ठीक है, आप क्या बोलोगे? मैं डेटा ब्लॉक यूज कर लूंगा, और डेटा ब्लॉक से इसका जो मैंडेटरी वैल्यू होगा रिसोर्स ग्रुप का नेम वो मेंशन करूंगा, और यहाँ स्टोरेज अकाउंट में डेटा डॉट जो अपना रिसोर्स टाइप का नेम है डॉट लोकल नेम, और उसका जो आर्गुमेंट नेम है वो यूज कर लूंगा। ये तो हमने डिस्कस कर रखा है, ये बहुत ही मतलब ये हम लोग डिस्कस कर रखा है। ये डेटा ब्लॉक का सोल्यूशन है। अब इंपोर्ट का प्रॉब्लम क्या होता है? चलिए, मैं एक सिनारियो लेता हूँ। पहला सिनारियो ये है कि आपने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया है। ठीक है, आपने बना दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने। बट ये जो स्टोरेज अकाउंट आपने बनाया है, ये आपने मैनुअल बनाया है। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि इसको टेराफॉर्म के अंडर लाया जाए, तो आप क्या कर सकते हो? इसको एक तो आप ये काम कर सकते हो कि उसको आप डिस्ट्रॉय करो, तो सारे रिसोर्सेज आपके डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरा काम क्या करोगे? आप फिर से उसको रिक्रिएट करो, मतलब क्रिएट करोगे। यहाँ पर आप उसको क्या करोगे? क्रिएट करोगे। एक ये ऑप्शन हो गया। बट ये ऑप्शन कभी भी आप इंटरव्यू में या रियल टाइम यूज केस में आप मत बोलना। ओके, तो क्यों नहीं बोलना? बस टॉपिक पे आपका वो रिसोर्स क्रिएट है, इट इज अप एंड यूजर होगा उसका। आप डेव इन्वायरमेंट में भी कर रहे होगे तो भी उसका एंड यूजर होगा, डेवलपर उसको यूज कर रहे होंगे। अब आपको इसको टेराफॉर्म के अंदर लाना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको रिक्रिएट वाले फेज में डाल दो, आप उसको डिलीट करो और फिर से क्रिएट करो। उस चीज का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? हमारे पास इंपोर्ट है। अब इंपोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कैसे। मैं एक काम करता हूँ, मैंने 2 फोल्डर तो डे 12 के अंदर बना ही रखे हैं, एक और बना देता हूँ, इंपोर्ट। ठीक, अब डायनेमिक ब्लॉक का मैं प्रोवाइडर्स या डायरेक्टली इसे फाइल उठा लेता हूँ। ठीक, और दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। उस फाइल का नाम मैं क्या दूँ, आप बताओ मुझे। उस फाइल का नाम दे देता हूँ मेन डॉट टीएफ दे देता हूँ अभी के लिए। और एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ। फाइल ओपन फोल्डर पीसीसी। मैंने कोड कहाँ पे रखा हुआ है? डे 12 में यहाँ पे। अब मैंने नया विंडो क्यों ओपन किया उसमें हम बाद में आएंगे। जब मैं लैब करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि, एक्चुअली ये भी बुरा नहीं है बट इसमें थोड़ा दिक्कत होता है आप लोगों को समझने में कि डे 12 क्या है। तब इस फोल्डर के अंदर अब मैं आपको बोलूंगा यहाँ फोकस करने के लिए बेटर है कि मैंने एक नया विंडो खोल दिया। ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपने पोर्टल में, और यहाँ पर देखते हैं कोई स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है क्या। यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट नहीं बना हुआ है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक क्विकली एक स्टोरेज अकाउंट डीएम मोड ऐसे रैंडमली मैंने नाम दे दिया। मैं तो इंडिया में हूँ, साउथ इंडिया चूज कर लेता हूँ। साउथ, लेट मी सेलेक्ट साउथ इंडिया। प्राइमरी सर्विस में एज्योर फाइल्स क्यों सेलेक्ट कर लिया मैंने, ब्लॉब स्टोरेज। मेरा लैब है तो एलआरएस में मैं खुश हूँ। नेक्स्ट, सब कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक स्टोरेज अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये स्टोरेज अकाउंट बना लिया। अब मैंने ये स्टोरेज अकाउंट कैसे बनाया? मैंने ये स्टोरेज अकाउंट
मैनुअली बनाया। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये स्टोरेज अकाउंट मैंने बना लिया है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, रजिस्ट्री डॉट टेराफॉर्म आयो पे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं स्टोरेज अकाउंट में। अब स्टोरेज अकाउंट में हम लोग आ गए, हम लोग यहाँ पे हैं। अब स्टोरेज अकाउंट में मैंने आपको क्या बोला था, एक यहाँ पर एक इंपोर्ट होता है। ये जो इंपोर्ट वाला फंडा है, ये पहले यूज होता था। अभी के टाइम में टेराफॉर्म इंपोर्ट के 1.5 वर्जन से, आई थिंक टेराफॉर्म के वर्जन से पहले ये होता था यूज। इसका अपना अलग स्टेप था, बट ये इसमें बहुत सारे लिमिटेशन थे। इसलिए टेराफॉर्म ने एक नया इंपोर्ट का फंडा लेकर आया है, मतलब स्टेप्स लेकर आया है, जो कि बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और उसको यूज करने से, इंपोर्ट यूज करने से आपको क्या फायदा होगा कि आपको स्टेट फाइल बनेगा और आपका एक टीएफ फाइल भी बनेगा। ठीक है, मैं आपको इनिशियल फेज वाला डिस्कस करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये जो अप्रोच हम लोग सीखने वाले हैं, ये आई थिंक टेराफॉर्म 1.5 वर्जन से इसने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, पहले वो नहीं था। और ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। आई थिंक इन फ्यूचर रिलीज ऑफ टेराफॉर्म ये और भी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज हो जाए, ताकि जो रिसोर्सेज हमने मैनुअली क्रिएट कर रखे हैं, जिसका हमारे पास स्टेट फाइल नहीं है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैंने प्रोवाइडर्स ब्लॉक मेंशन कर दिया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब आपको जो चीज इंपोर्ट करना होता है, मतलब जिसका आपको स्टेट फाइल बनाना है, जिसको आपको टेराफॉर्म फाइल बनाना है, आपको इंपोर्ट ब्लॉक लिखना होगा, टू लिखना होगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज्योर rm अंडरस्कोर स्टोरेज अंडरस्कोर अकाउंट डॉट एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने ये मेंशन कर दिया। अगर आपको डाउट हो रहा है, अगर आपको नहीं, मुझे याद था तो मैंने मेंशन कर दिया। अगर आपको कुछ ऐसा कुछ लग रहा हो कि यार मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये लेके जाता हूँ आपके पास। ये मैं स्टोरेज अकाउंट आप रिसोर्स टाइप मेंशन किया है मैंने, और उसका नेम। ठीक, दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास आईडी है। आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी क्या होता है? आईडी मतलब होता है कि जो भी आप रिसोर्सेज एज्योर में क्रिएट करते हो, उसका एक स्पेसिफिक आईडी बनता है। वो आईडी लेने के लिए आप जेसन व्यू में जाओ। जेसन व्यू में आप ये वाले को कॉपी कर लो, ये क्या है, रिसोर्स आईडी है, ये इसका यूनिक आईडी है। मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक, अभी तक कोई डाउट? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सीएलएस करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ। मैंने अभी क्या किया है, पहला स्टेप मैं लिख देता हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने पहले अपना स्टोरेज अकाउंट बनाया। वो कैसे बनाया? वो मैनुअली बनाया है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैनुअली मैंने उसको स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट किया है। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने प्रोवाइडर्स ब्लॉक बनाया है और मेन डॉट टी एफ बनाया है। मेन डॉट टी एफ में हमने कैसे बनाया है, बताओ आप? मेन डॉट टी एफ में हमने इम्पोर्ट ब्लॉक को यूज किया है, और इम्पोर्ट ब्लॉक के अंदर हमने क्या मेंशन किया है, टू एंड आईडी। आईडी क्या था, वो यूनिक वैल्यू है, वो मेंशन किया है। टू हमने हमारे क्या था, रिसोर्स टाइप डॉट लोकल नेम। अब ये हमने जो मेंशन किया है, वो आपको पता चलेगा कि हमने क्यों मेंशन किया हुआ है। बट अभी के टाइम में यही कहूंगा कि हम लोग अपना जनरल टेराफॉर्म इनिट वाला बात करते हैं, मतलब इनिशियलाइज करते हैं टेराफॉर्म को। ओके, हमारा टेराफॉर्म इनिशियलाइजेशन हो रहा है जैसे हम लोग जनरली करते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, टेराफॉर्म। सो हमारे पास अभी एरर क्या आ रहा है, टेराफॉर्म इनकाउंटर्ड एन एरर व्हाइल जनरेटिंग दिस प्लान। इसमें क्या मेंशन किया है, ये एरर, हमने ये वैल्यू पास की है, हमने यहाँ पर जो ये वैल्यू पास की है, however this value was provided this one expected a storage account id that match। मतलब हमने यहाँ पर जो id वैल्यू पास की, लेट मी फर्स्टली क्लीन माय स्क्रीन। तो हमने जो id वैल्यू पास की है वो ऐसा होना चाहिए, बट हमने क्या पास किया है, ये वैल्यू पास किया है। इसमें कुछ नहीं करना है हमें। लेट मी मैक्सिमाइज, ये जो हमारा रिसोर्स ग्रुप्स है उसको जी कैप्स में करना है। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ फिर से। अभी हमारा फाइल रन करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है
कि हमारे जो लिटरल वैल्यू रिसोर्स ग्रुप ऐसा होना चाहिए। ओके, बेसिकली हमारे पास कुछ एरर आए हैं, वी आर गुड टू इग्नोर दैट पार्ट, बट फाइनली हमारा जो मेन मोटो था कि हमारे पास क्या आना चाहिए, स्टोरेज डॉट टी एफ। तो हमारे पास स्टोरेज डॉट टी एफ आ गया है। और स्टोरेज डॉट टी एफ क्या है, ये हमारा रिसोर्स ब्लॉक है, इसमें ए टू जेड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग किस चीज के, रिगार्डिंग हमारे स्टोरेज अकाउंट के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप लेट मी क्लियर माय स्क्रीन और टेराफॉर्म अप्लाई रन करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ एरर आ रहे हैं, मैंने जो आपको बोला था टेराफॉर्म प्लान में इग्नोर करने के लिए। तो इसमें एरर क्या, अभी आप एरर को देखो, एक्सपेक्टेड ब्लॉक प्रॉपर्टीज जीरो डॉट चेंज फीड रिटेंशन इन डेज टू बी इन द रेंज 1 to समथिंग गॉट जीरो। हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग रिटेंशन पॉलिसी डेज क्या था हमारा, 0 days था, मैं इसको 10 मेंशन करता हूँ, यहाँ भी 10 मेंशन करता हूँ, यहाँ भी 10 मेंशन करता हूँ। ठीक है, अब ये जो एरर है इट इज स्पेसिफिक टुवर्ड्स आवर एज्योर। एज्योर में जब भी आप ये रिटेंशन पॉलिसी डेज इनेबल्ड करते हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक डेज आपको मेंशन करने होते हैं। ठीक है, चलिए मैं टेराफॉर्म अप्लाई फिर से रन करता हूँ, फिर से कोई एरर आता है तो हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। हमारे पास फिर से एक एरर आया है, कौन सी लाइन में है, लाइन नंबर 34। लाइन नंबर 34, ओके, यहाँ पे भी हम लोग 10 days कर देते हैं। ठीक, मेरा मेन मोटो आपको ये समझाना है कि अगर आपने कोई भी रिसोर्स जो डिफॉल्ट आपने क्रिएट कर रखा है मैनुअली, अगर आप उसको टेराफॉर्म के अंदर लाना हो, मतलब उसके स्टेट फाइल क्रिएट करना हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मेन डॉट टीएफ मैंने मेंशन किया, आप जो चाहो वो मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर इंपोर्ट लिखना है टू, हमारा जो भी रिसोर्स ब्लॉक का नाम यहाँ पे देखो ये इसी नाम से बना है, और यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना है, उसका आईडी, लेट मी से यस। दूसरा हमारे पास प्रोवाइडर से इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं करना, और हमारा कमांड क्या था, टेराफॉर्म इनिट, और उसके बाद हमारा दूसरा कमांड क्या था, टेराफॉर्म प्लान हाइफन जनरेट हाइफन कॉन्फिग हाइफन आउट। और हमने पूरा पाथ दिया था, और उस पाथ के लास्ट में हमने स्टोरेज डॉट टीएफ फाइल मेंशन किया था, और फाइनली हमारा उससे वो क्रिएट हो गया। सो अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है, ये आप इग्नोर कर सकते हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको स्टोरेज अकाउंट की कॉम्प्लेक्सिटी में जाऊँ और ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो ट्राई टू रिजॉल्व इट बाय योर ओन। बेसिकली मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने क्या मेंशन कर रखा है, ये फॉल्स मेंशन कर रखा है और यहाँ पे वैल्यूज दे रखे हैं। तो वो आई वुड से, मैं ये नहीं कहूँगा इम्पोर्ट आपका टेराफॉर्म के इंपोर्ट का बग है या स्टोरेज अकाउंट का इश्यू, नहीं। बेसिकली अभी जो इंपोर्ट कमांड है मे बी इन कमिंग ईयर्स और कमिंग टाइम ये चीज़ें और सॉर्टेड हो जाएंगी, बट अगर आपको इसको रिजॉल्व करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको स्टोरेज अकाउंट या जो भी आप रिसोर्स ब्लॉक इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसका आपको एक्सपर्टीज होना होगा। मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ यार अभी मैं इसको कर दूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इफ़ यू नो वे, अगर आपको पता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो, दैट्स रियली गुड। बट अभी मेरा फोकस क्या है, आपको इंपोर्ट कमांड समझाना। और ये देखो आपका यहाँ पर फाइनली आपका स्टेट फाइल बन चुका है। ठीक है, अब स्टेट फाइल बन गया है, मतलब आप इसका डिजायर्ड स्टेट, करंट स्टेट आप इसका खुद से मैनेज कर सकते हो। ओके, तो ये रिसोर्स हमने कैसे बनाया था, ये रिसोर्स हमने बनाया था आपका बेसिकली मैनुअल प्रोसेस के थ्रू। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है आज के डे 12 के लिए। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, बट मुझे एक बात बताओ आप कि हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक टॉपिक हमने बार बार सुना है कि टेराफॉर्म का स्टेट फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट फाइल ही हमारे डिजायर्ड स्टेट एंड करंट स्टेट को मैच करता है, उसको अपडेट करता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल डिस्कशन कर रखा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि स्टेट फाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब आप कंपनी में काम करने जाओगे, अभी तो हम लोग लैब कर रहे हैं तो अपने लोकल मशीन के अंदर ही सब कुछ रख रहे हैं, बट जब आप कंपनी में काम करने जाओगे, अगर आप करते हो तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं करते हो, इस डोमेन में आना चाहते हो, तो हमारा जो कोड होता है वो आपके लोकल मशीन में नहीं सेव होता है। ठीक है, आपका कोड हमेशा कोई रिपोजिटरी में सेव होगा, और वो रिपोजिटरी आपका आई वुड से कहाँ हो सकता है, गिटहब हो सकता है,
बिटबकेट हो सकता है, आपका एज़्योर रेपो हो सकता है, और भी बहुत सारे रिमोट रिपोजिटरी जहां आपका कोड सेव होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जब हम CI/CD पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करूंगा तो एज़्योर रिपोजिटरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोगों को एक चीज ध्यान देना होता है कि हमारा जो स्टेट फाइल होता है वो बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। उसके अंदर A to Z इंफॉर्मेशन होता है, कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है। प्लेन इंग्लिश में आपके सारे वैल्यू को मेंशन किया जाता है। तो जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है वो आप रिपोजिटरी में मेंशन नहीं करते हो। तो इस स्टेट फाइल को आपके पास एक रिमोट स्टेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता है। ये कंसेप्ट ये हुआ कि आप अपने स्टोरेज अकाउंट को किसी सिक्योर प्लेस में आप रखो। वो हमारे पास क्या है, हमारा स्टोरेज अकाउंट। कौन सा स्टोरेज अकाउंट? एज़्योर का स्टोरेज अकाउंट। आपके पास S3 बकेट है, अगर आप AWS में कोडिंग कर रहे हो आप वहां रख सकते हो। आपके पास आई वुड से हैशीकॉप में भी ऑप्शन है, टेराफॉर्म क्लाउड में भी आप अपने स्टेट फाइल को रख सकते हो। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कंपनी में जब आप कोई कोड लिखते हो तो वो कोड आपका किधर जाएगा? वो कोड जाएगा आपके रिमोट रिपोजिटरी में। ठीक है, और जो आपका स्टेट फाइल होता है वो किधर जाएगा? वो जाएगा आपके रिमोट स्टेट मैनेजमेंट में। और रिमोट स्टेट मैनेजमेंट के मल्टीपल सॉल्यूशन है, हम लोग यूज करने वाले हैं एज़्योर स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, अगर अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है यार कि ये कोड का क्या फंडा है क्या नहीं है, अभी आप इसको इग्नोर करो। अभी आप बस ये समझो कि अभी तक हम लोग डे 1 से डे 11 तक क्या कर रहे थे। स्टेट फाइल बनाए थे, स्टेट फाइल को लोकल मशीन में सेव कर रहे थे। लेकिन रियल टाइम सिनारियो में ये जो स्टेट फाइल लोकल मशीन में नहीं सेव होता है, ये एक सेंट्रलाइज प्लेस में सेव होता है। वो हमारे रिमोट स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आता है। और बहुत सारे मल्टीपल प्लेसेस हैं जहाँ पे हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। उनमें से एक क्या है हमारे पास? स्टोरेज अकाउंट। ओके, ठीक है, ये हो गया टेक्निकल पार्ट। अब आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि डे 1 में किसी ने आपका टेराफॉर्म का कोड लिखा। ठीक है, और डे 85 में आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया है, मतलब उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है। आप क्या करोगे? अब आपको तो ये पता है कि हमारे पास टेराफॉर्म का जो मेन करता धरता होता है स्टेट फाइल होता है। आप बोलोगे यार मैं सब कुछ इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करूंगा मतलब आप खुद से बैठ के उसका स्टेट फाइल बनाओगे, ये चीजें रिकमेंडेड नहीं है। आप इंपोर्ट उस रिसोर्स का करते हो, पहली बात तो इंपोर्ट कमांड इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। और करते भी हो तो आप लिमिटेड रिसोर्स का करते हो। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप रियल टाइम सिनारियो में कोडिंग करते हो तो अपने स्टेट फाइल को आप एक रिमोट स्टेट मैनेजमेंट में आप यहाँ रखो, मतलब एज़्योर इन्वायरमेंट है तो स्टोरेज अकाउंट में रखो। और अपने कोड को आप गिटहब में रखो या रिमोट रिपोजिटरी, मैं बोल देता हूँ गिटहब छोड़ देता हूँ, वहाँ पे रखो। ताकि ये जो लोकल मशीन है ये बहुत वोलाटाइल है। कि आपके पहली बात तो आपके मशीन से टाई अप नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपके अकाउंट से नहीं होना चाहिए। एक सेंट्रलाइज प्लेस पे होना चाहिए ताकि दूसरे टीम मेंबर्स भी आपका कोड यूज कर सके, और दूसरे टीम मेंबर्स भी अगर चाहें तो चेंजेस करना वो कर सके। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बस यही समझो कि डे 1 से डे 11 तक हमने क्या किया, हमने अपना स्टेट फाइल लोकली स्टोर किया, जो कि रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। हमें कहाँ स्टोर करना चाहिए? हमें रिमोट स्टेट मैनेजमेंट में करना चाहिए। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन स्टोरेज अकाउंट है। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने वर्चुअल मशीन में। तो हमारे पास डे 12 में हम लोग क्या मेंशन करने वाले हैं? हम लोग मेंशन करने वाले हैं रिमोट स्टेट मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक होगा। इसके अंदर फिर से हमारे पास प्रोवाइडर्स, ये मैंने एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने शायद फोल्डर नहीं बनाया, मैं बना देता हूँ। रिमोट स्टेट -mg।
एम्प्टी। ठीक, इसके अंदर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको, और मैं क्या करूँ अभी, आपका स्टोरेज अकाउंट ही बना दूँ। चलिए ठीक है, मैं एक स्टोरेज अकाउंट छोड़ता हूँ, मैं एक काम करता हूँ एनएसजी बना देता हूँ यहाँ पर। आई होप या स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला एनएसजी है, मैं इसको बना देता हूँ। मैं इसके लिए न्यू विंडो पे जाता हूँ। मैं न्यू विंडो इसलिए जा रहा हूँ ताकि समझाने में थोड़ा इजी पड़ता है कि आप लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो दूसरे दिन का फोल्डर देखकर, या टेराफॉर्म स्टडी फोल्डर मैंने बना रखा है कि मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ टेराफॉर्म होता है क्या है। सो डायनेमिक ब्लॉक नहीं, रिमोट स्टेट मैनेजमेंट। ओके, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अभी आप पूछोगे कि अभी हमें क्या करना है, मतलब रिमोट स्टेट मैनेजमेंट का क्या कहानी है। तो जो भी कहानी है वो तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूँ, तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अगर आपको उसको और डिटेल में जानना है तो एज यूजुअल मैं आपको बैकएंड एज्योर आरएम टेराफॉर्म मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, बैकएंड टैग ये developer डॉट हैशीकॉप डॉट कॉम में आप आ सकते हो। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के साथ पूरा समझाया हुआ है कि अलग अलग इन्वायरमेंट में, जैसे बैकएंड ब्लॉक का ओवरव्यू पूरा बताया हुआ है। ठीक है, डिफॉल्ट बैकएंड आपका लोकल मशीन होता है, फिर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। रिमोट एज्योर आरएम मैंने आपको बताया हुआ है, S3 का आपको बताया हुआ है, टेराफॉर्म कंसोल, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, बट जनरली रिकमेंडेड ये होता है अगर आप AWS इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हो तो आप S3 यूज कर लो। एज्योर में यूज कर रहे हो तो एज्योर का आप स्टोरेज अकाउंट यूज कर लो। अगर आप हैशीकॉप का कर रहे हो तो हैशीकॉप का स्टोरेज यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस डॉक्यूमेंट से गो थ्रू कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बैकएंड का आप सब कुछ देख सकते हो कि क्या क्या एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम सेइंग टू यू। ओके, तो अभी मैं अपने इसमें चलता हूँ। ठीक है, तो एनएसजी प्रोवाइडर्स ये हो गया, सॉरी एनएसजी डॉट टीएफ ये हो गया। एनएसजी का हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है तो मैंने कॉपी पेस्ट यही मार लिया। प्रोवाइडर्स ब्लॉक में हम लोग आते हैं, तो प्रोवाइडर्स ब्लॉक में हमें कहाँ पे मेंशन करना है, प्रोवाइडर्स फीचर ब्लॉक में मेंशन करना है, या हमें मेंशन करना है टेराफॉर्म के रिक्वायर्ड वर्जन में। तो हमें कहाँ मेंशन करना है, आप बताओ। हम लोगों को मेंशन करना है रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स के टेराफॉर्म ब्लॉक के नीचे। हम लोग यहाँ पर एक कीवर्ड लिखेंगे एज्योर आरएम। ठीक, इसमें कुछ वैल्यूज होते हैं। रिसोर्स ग्रुप नेम हमें पास करना होगा, दूसरा हमें स्टोरेज अकाउंट नेम पास करना होगा, तीसरा हमें क्या पास करना होगा, कंटेनर नेम पास करना होगा। आई होप यू गाइज आर अवेयर कि स्टोरेज अकाउंट होता है क्या है, कंटेनर क्या होता है। और की तीसरा हमें फाइनली, मतलब हमारा टेराफॉर्म के स्टेट फाइल का नाम क्या होगा, डेव डॉट, मैं लिख देता हूँ टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने स्टोरेज अकाउंट अभी बना रखा है ना, इसी को मैं यूज करता हूँ। ठीक, मैं कोई स्टोरेज अकाउंट मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर थ्योरेटिकल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हम लोग ये लैब कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी ये प्राइवेट एक्सेस है, क्या हमारा एक्सेस होगा, चलिए काम करते हैं हम लोग। एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है, हम लोग वहाँ चलते हैं, सिक्योर इनेबल्ड कर देता हूँ मैं, इसको सेव कर देता हूँ, और फिर आई थिंक इट इज सेव हो जाना चाहिए। चलिए सेव हो गया, मैं कंटेनर में जाता हूँ, मैं क्विकली इस कंटेनर को डिलीट कर देता हूँ। मैं कंटेनर का नाम मेंशन करता हूँ, ये अभी तक आया नहीं है, आई थिंक लेट मी रिफ्रेश फ्रॉम द टॉप। अब ये सब जो चीज़ें हैं वो स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी चीज़ें पता है। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट स्टेप फॉलो करो। टीएफ डेमो, बहुत ही जल्द मैं एजर और एजर डेवऑप्स का भी लाने वाला हूँ वीडियो, जो जीरो से हीरो होगा, काइंड ऑफ फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। मैं टीएफ डेमो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या डिस्कशन कर रखा है, अभी तक मैं सबसे पहले इसको क्लियर स्क्रीन करता हूँ।
ये मैं एनएसजी क्रिएट कर रहा हूँ, तो बस ये शायद मैंने एनएसजी डिलीट नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपका कुछ रैंडम वैल्यू ऐड कर देता हूँ यूनिकनेस के लिए। ओके, तो मैं टेराफॉर्म अप्लाई रन करता हूँ। ठीक है, बैकएंड इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ, तो मैं क्विकली टेराफॉर्म इनिट करता हूँ। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास एरर आ गया। एरर क्या है? रिट्रीविंग स्टोरेज अकाउंट रिसोर्स ग्रुप नेम, रिसोर्स ग्रुप नॉट फाउंड। मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोवाइडर्स ब्लॉक में हमने ये जो रिसोर्स ग्रुप मेंशन किया है वो गलत मेंशन किया है। हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये हमने गलत मेंशन किया हुआ है। अब जब भी आपके पास कोई भी एरर आए तो उसको आप गो थ्रू करो। यहाँ मैंने किया क्या है, यहाँ मैंने उल्टा मेंशन कर दिया। हमारे स्टोरेज अकाउंट की जगह हमने रिसोर्स ग्रुप नेम मेंशन कर दिया, और रिसोर्स ग्रुप नेम की जगह मैंने स्टोरेज अकाउंट मेंशन कर दिया। ओके, तो पहला कमांड हम लोग क्या रन करने वाले हैं? टेराफॉर्म इनिट। ओके, अभी तक हमने टेराफॉर्म इनिट के बारे में क्या डिस्कस किया हुआ है कि वो एक डॉट टेराफॉर्म फोल्डर बनाता है और ये डॉट टेराफॉर्म लॉग डॉट एससीएल बनाता है। तीसरा चीज ये क्या करता है कि हमारे अगर हमने स्टेट फाइल रिमोट बैकएंड कोई मेंशन नहीं कर रखा है तो हमारे लोकल मशीन में सेव करता है, नहीं तो क्या करता है हमारे रिमोट मशीन में ही सेव करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रिमोटली मेंशन किया हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, successfully configured the backend Azure RM. Terraform will automatically use this backend unless the backend configuration changes, initializing provider plugins। और ये देखो आप, ये ये कह रहा है कि हमने क्या किया है, हमने अभी अपना एक बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन किया है, और बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन क्या किया है, Azure RM में किया है। इसका मतलब ये है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा जो भी स्टेट फाइल है वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो हमारे इस स्टोरेज अकाउंट में स्टोर होगा। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ। टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। ठीक है, अभी एक टाइपो था, अप्रूव। ठीक है, और अब देखते हैं क्या होता है। देखो अब फाइनली यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा रिसोर्स ग्रुप मतलब रिसोर्स ग्रुप एंड हमारा एनएसजी बन गया। बट हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना, हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हमारे पास कोई स्टेट फाइल दिख रहा है, तो उसका आंसर है नो। तो हमारी स्टेट फाइल क्या है, हमारी स्टेट फाइल बैकएंड एज़्योर आरएम में पड़ा हुआ है। अब ये हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको उस पोर्टल पे दिखाता हूँ। ये कंटेनर्स था मेरा, यहाँ पर हमारा टीएफ डेमो है। यहाँ पे देखो ये हमारा स्टेट फाइल है, इस डेट को ये अपडेटेड है। मतलब क्या हुआ कि जब हमने कोई बैकएंड कॉन्फ़िगर कर दिया तो हमारा स्टेट फाइल वहां पर सेव होता है। अब इसका लॉजिक क्या हुआ, इसका लॉजिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपके अभी हम लोग लोकल मशीन में कर रहे हैं सब कुछ, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे लैब पर्पस के लिए। लेकिन रियल टाइम सिनारियो में एक जगह होगा जहां पर हम लोग अपने स्टेट फाइल रखेंगे। ओके, वो है हमारा रिमोट स्टेट मैनेजमेंट। दूसरा हमारे पास एक जगह होगा, वो क्या होगा, हमारे पास हमारा रिमोट रेपोजिटरी होगा, रिमोट रेपो, जहां हम लोग अपने कोड को रखेंगे। लोकल मशीन में बस हम चीज़ों को फेच करेंगे, चेंजेस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इवन रियल टाइम सिनारियो में लोकल मशीन में नहीं होता है, हमारे पास पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग चेंजेस करते हैं। ओके, पाइपलाइन क्या है क्या नहीं है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज के वीडियो खत्म होने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, मतलब हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया। तो सबसे पहले हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, हमने इम्प्लीमेंट किया डायनेमिक ब्लॉक। ओके, तो डायनेमिक ब्लॉक क्या था कि मान लो आपको एनएसजी क्रिएट करना है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, तो उसको अचीव करने के लिए आप क्या मल्टीपल टाइम आप रूल्स लिखते रहोगे? नहीं। आप काउंट या फॉर ईच यूज करोगे? नहीं, क्योंकि वो रिसोर्स लेवल ब्लॉक में यूज होते हैं। तो आप डायनेमिक ब्लॉक यूज करोगे, और डायनेमिक ब्लॉक क्या करेगा, एक ही एनएसजी के अंदर मल्टीपल रूल्स होगा और आप उसको मैनेज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है,
दूसरा हमने ये डिस्कस किया था इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट क्या था हमारा कि मान लो कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स है, उसका आपको स्टेट फाइल क्रिएट करना है। अभी ये थोड़ा मतलब अभी भी ये कमांड इतना सिंप्लीफाइड नहीं है, लेकिन पहले वाले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो उसके स्टेट फाइल के लिए आपने क्या किया, आपने एक फाइल क्रिएट किया और उस फाइल के अंदर आपने इंपोर्ट लिखा, टू लिखा और सब्सक्रिप्शन आईडी लिखी। ओके, और इससे आपने अपना टेराफॉर्म प्लान के टाइम कॉन्फ़िग लिखा और आपने एक स्टोरेज हम लोग कर रहे थे तो हमने वो लिखा था, और फाइनली वो टेराफॉर्म प्लान के टाइम में रिसोर्स ब्लॉक क्रिएट हुआ और टेराफॉर्म अप्लाई के टाइम हमारा स्टेट फाइल क्रिएट हुआ। और फाइनली जो तीसरा हमने डिस्कस किया वो रिमोट स्टेट मैनेजमेंट किया। सो इसी के साथ हमारे डे 12 का डिस्कशन खत्म होता है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर